हर रात सोने से पहले मैं दरवाजे की कुंडी को ज़रूर चेक करता था। पता नहीं क्यों, जब से वो कलश इस घर में आया था, कुछ ऐसा बदल गया जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया, सिवाय मेरे। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अखिलेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2008 की, जब मैं उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी मिल में काम करता था। तब मेरी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। सुबह जल्दी मिल के लिए निकल जाना, शाम तक मशीनों की आवाज़ों के बीच थक कर लौट आना और फिर घर आकर अपने छोटे से परिवार के साथ समय बिताना, यही मेरा दिनचर्या था। मेरी पत्नी साक्षी घर की देखभाल करती थी और हमारा 6 साल का बेटा अर्जुन अब स्कूल जाने लगा था। वैसे तो हमारा घर था तो पुराना, लेकिन मजबूत, क्योंकि मेरी शादी के बाद हमने इसे थोड़ा बहुत सुधार लिया था। वहाँ रहते हुए कई सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि पिछले कुछ महीने में हमारे साथ घटा था। वहाँ कुछ ऐसा महसूस होने लगा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। रातों में हवा का बहाव अलग सा महसूस होने लगा था, जैसे कोई चीज़ अंदर से कमरे को पार कर रही हो। हालांकि पहली बार कुछ असामान्य तब लगा जब एक सुबह मेरी पत्नी ने बताया कि घर के कोने में सिंदूर की एक सीधी रेखा बनी हुई है, एकदम ताज़ी और गीली। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद से वहाँ पूजा का कोई सामान गिर गया होगा, लेकिन हम में से किसी ने सिंदूर निकाला ही नहीं था। पर जब अगली सुबह हुई तब हमने फिर से वही रेखा देखी। इस बार वो हमारे बेटे अर्जुन के कमरे के दरवाजे के एकदम पास था। वो सिंदूर की रेखा ठीक उतनी ही लंबाई में बनी थी जितनी कि पिछली बार, और उसकी गंध वो आम सिंदूर जैसी नहीं थी। उसमें जैसी कोई तेज मिट्टी में मिली हुई सड़ी चीज़ की बदबू थी। हमने उसे साफ तो कर दिया, पर फिर उसके वहाँ होने का हम कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगे। लेकिन फिर रात के वक्त अचानक अर्जुन चिल्लाकर उठ गया। वो कहने लगा कि उसने किसी औरत को देखा है और वो उसे घसीटते हुए कहीं ले जा रही है। वैसे तो सुनने में ये कोई बुरे सपने जैसा ही लगता है, लेकिन जब मैंने अपने बेटे के हाथों को देखा तो उसमें छोटे छोटे कई सारे खरोंचों के निशान थे, जिसे देखकर मैं और साक्षी हम दोनों ही चौंक गए, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि उसके हाथों में वो खरोंचों के निशान आखिर आया कहाँ से। इसी घटना के यही कोई 3-4 दिनों के बाद एक सुबह साक्षी ने मुझे बुलाया और एक सीमेंट के फर्श को देखने को कहा, जहाँ सिंदूर की सीधी रेखा खींची हुई थी, एकदम सीधी, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से उसे बनाया हो। ना तो वो बहुत गाढ़ी थी और ना ही बहुत हल्की। अब उसके बाद से हर रात एक नई रेखा दिखाई देती थी, कभी रसोई के पास तो कभी खिड़की के नीचे, और फिर एक रात हमारे पलंग के बिल्कुल बगल में। उस रात पहली बार मैंने खुद भी कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई मेरे ऊपर झुककर सांसें ले रहा हो। लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो कमरा खाली था। वहाँ सिर्फ सन्नाटा था और सिंदूर की वही गंध जो अब पहचान में आने लगी थी। इसी बीच मेरी माँ वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई थी। हालांकि शुरू में तो उन्होंने इन बातों पर गौर नहीं किया, पर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद माँ कहने लगी कि घर में कुछ गड़बड़ है। वो कहने लगी कि वो रात होते ही घर में 2 अजनबियों की आवाज़ सुनती है, और वो भी दोनों स्त्रियों की आवाज़। पर मैंने उन्हें समझाया कि शायद ये उनका वहम होगा, जबकि ऐसा नहीं था। दरअसल सच्चाई ये थी कि कुछ दिन पहले मिल के पास पुराने गोदाम में काम करते हुए मुझे एक पुराना काले तांबे जैसा एक लोटा मिला था, जिस पर हल्का सिंदूर लगा हुआ था। मुझे वो थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं उसे घर ले आया उसका इस्तेमाल करने के लिए।
पर तब मुझे ये नहीं पता था कि वो लोटा कोई मामूली लोटा नहीं है। खैर, उसी दौरान अर्जुन अचानक रात को डर के मारे उठने लगा, जो हमेशा ही उस औरत की बातें करता था जो उसे खींचकर कहीं ले जाना चाहती थी। और जब भी ऐसा होता, फिर से अर्जुन के हाथों में ताज़ा खरोचे हुए निशान मिलते। ये सब देखकर मैं तो डर जाता था, और साथ में साक्षी भी। वो तो डर के मारे अब चुप रहने लगी थी, और उसकी आंखों के नीचे अब काले घेरे पड़ने लगे थे। पर एक दिन उसने भी डरते हुए ये बताया कि जब वो एक दिन बर्तन धो रही थी, तब वहाँ के नल से कुछ गाढ़ा सा बाहर निकला, जो पानी नहीं लेकिन लाल था, जैसे वो खून हो, जिससे बहुत ही बदबू आ रही थी। हालांकि जब मैंने नल बंद किया और जब उसे दोबारा चलाया तो साफ पानी आ रहा था। इसलिए मैंने साक्षी को बताया कि शायद से वो जंग होगा, लेकिन मैं भी अंदर से जानता था कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि घर का माहौल अब घुटन भरा हो गया था। वहाँ कुछ तो ऐसा था जिसके वजह से हमें बेचैनी महसूस हो रही थी। कई बार तो मुझे मील में भी अजीब अनुभव होते। मशीनों के बीच चलते हुए ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास ही है, क्योंकि कभी कुछ गिरे बिना ही ज़मीन पर बहुत तेज आवाज़ होता था। वैसे तो मैं इन सब के बारे में अपने घर में नहीं बताता था, पर माँ अर्जुन की हालत को देखकर अब हर सुबह पूजा करने से भी डरने लगी थी। यहाँ तक कि एक रात तो जब माँ सो रही थी, तब किसी ने उनकी चोटी को बहुत तेजी से खींचा। हालांकि जब माँ ने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिवाय उस खुले खिड़की के जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। फिर वो एक रात आई जब मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आहट सुनाई दी। मैंने उठकर देखा तो सिंदूर की रेखा इस बार पलंग के तीनों तरफ थी, जैसे हमें घेर लिया गया हो। और वो गंध, वो एकदम किसी सड़े हुए चीज़ की बदबू जैसी थी। अपने चारों तरफ ये सब देखकर हम घबराए हुए थे, पर तभी अर्जुन अचानक चिल्लाने लगा। जब हम उसके कमरे में पहुंचे तो डर के मारे रो रहा था, और उसके हाथों में फिर से नए जख्म बनाए थे। ये सब देखकर अब मेरी माँ ने साफ कह दिया कि हमें किसी पुजारी के पास जाकर उनकी मदद लेनी चाहिए। पुजारी जब हमारे घर आए तब हमने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे ये सब अचानक से शुरू हुआ। मेरी बातों को सुनकर तो कुछ समय के लिए वो पुजारी भी हैरान हो गए, क्योंकि मेरी बातों से उन्हें ऐसा कुछ पता नहीं चला जिससे ये पता चल सके कि ये सब क्यों हो रहा है। इसलिए पुजारी जी ने कुछ समय के लिए घर का भ्रमण किया, पर इसके बाद जो हुआ उससे मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि मैंने उस पुजारी को उस लोटे के बारे में कुछ नहीं बताया था, और ना ही ये कि मैंने उसे कहाँ रखा है। लेकिन जब वो पुजारी हमारे सामने वापस लौटा तब उनके हाथ में वही लोटा था। फिर उस लोटे को दिखाते हुए उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि मुझे वो कहाँ से मिला, लेकिन उस लोटे में आखिर है क्या, उन्होंने इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उस पुजारी ने बस साफ तौर से ये कहा कि हमें रात को पूजा शुरू करना होगा, यानी कि सूर्य अस्त के बाद। हमारे घर में उस रात एक असहज शांति था। माँ ने तुलसी के पौधे को कई बार जल छिड़का। साक्षी ने अर्जुन को कमरे में बंद किया और उसके पास एक लाल धागा बांध दिया जो पुजारी ने हमें दिया था। उस दौरान मैं पूरे घर में लाइट बंद करके बस एक एक कमरे में दीपक जला रहा था, जैसे पुजारी ने हमें बताया था, क्योंकि बिजली की रोशनी उस पूजा में बाधा मानी जाती है। पुजारी रात के करीब 9 बजे घर आए, सफ़ेद धोती, मटमैला झोला और एक धुआंधार धुनी का डब्बा लेकर। उनके साथ एक छोटा सा पीतल का घंटा और गीले नीम के पत्ते थे। उन्होंने घर के बीचों बीच एक चौकोर आकृति बनाई, चारों कोनों पर सिंदूर और बीच में एक मिट्टी का छोटा सा कलश जो गंगा जल से भरा था। उन्होंने मुझे उस कलश के पास बैठाया और कहा, ये आत्मा तुमसे जुड़ी है, तुमने इसे घर बुलाया है, इसलिए अगर तुम डरोगे तो ये कभी नहीं जाएगी। उसी के साथ उस पुजारी ने
मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जिसकी भाषा जानी पहचानी नहीं थी। वो कुछ प्राचीन सा लग रहा था। जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हर कोने में जाकर नीम के पत्तों को गंगा जल में डुबोकर छिड़काव किया। जहां जहां वो जल गिरता वहां से हल्की सी कराहने की आवाज आती, और वो रसोई का नल जो कि उस वक्त बंद था, लेकिन वहां से एक बार फिर से वही बदबू आने लगी, वही सड़ी हुई गंध जैसी। ये देखते ही उन्होंने वो तांबे का लोटा उठाया और पूजा के बीच में रखा। फिर उन्होंने उसे रुई के धागे से लपेटा और उसे धीमी आग में घुमाया। जैसे वो धागा जला, पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, और वो दीपक की लौ जो कि कुछ देर पहले तक फड़फड़ा रही थी, वो एकदम स्थिर होकर जल रही थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। पर तभी अचानक अर्जुन के कमरे से आवाज आया, जो कि अर्जुन के चिल्लाने का आवाज था। इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके वहां भागते हुए पहुंचा और देखा कि अर्जुन तो नींद में बड़बड़ा रहा है। इसलिए उस पुजारी ने अपने रस्मों को जल्दी से पूरा किया और कुछ मंत्र पढ़े, और मेरे लाए हुए लोटे के अंदर गंगा जल डालकर उसे अपने झोले में रख दिया और कहा कि इसे नदी में बहाना होगा, क्योंकि जब तक वो आत्मा घर में है तब तक वो खुद को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। इसलिए हमने वो लोटा लिया और रात के 1:30 बजे के पास नदी में उसे प्रभावित कर दिया, और जैसे वो पानी में डूबा हमें एक सुकून का राहत महसूस हुआ, जैसे हमारे सीने से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। इन सब के कुछ हफ्ते बीतते बीतते अर्जुन अब रात को ठीक से सोने लगा था। सिंदूर की रेखाएं नहीं दिखती थी और ना ही वो गंध नल से अब बाहर आता था, यानी कि घर में अब सब कुछ सामान्य हो गया था। हालांकि उन कुछ महीनों में हमने जो कुछ झेला वो हम बातों से बयान नहीं कर सकते। वो डर, वो अकेलापन, वो लाचारपन, वहाँ होते हुए भी कुछ ना कर पाना, ये सब हमारे लिए किसी सजा से कम नहीं थी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अखिलेश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।